हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अभी तक आप लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है? लेट मी हाँ, अभी तक आप लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है? आपने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया है और इलेक्ट्रिसिटी आपने कर लिया है। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे। ठीक है, ऐसे सारी वस्तुएं देखेंगे जो हम लोग को एनर्जी, जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, या हम ऐसा कह सकते हैं जो अभी तक माना जाता है कि वो क्या है, एनर्जी के सोर्स है। जैसे कि ठंडी का मौसम है, ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत आग तापना है, तो आप क्या करते हो, जाते हो, ठीक है, बाजार से लकड़ी ले आते हो और उसको जलाते हो। ठीक है, लकड़ी आपने जलाई, ऊपर क्या किया आपने, एक स्टोव भी रख दिया। यहाँ पे आपको गर्म पानी से नहाना था, आपने भगोने में गर्म पानी भी भगोने में पानी भी रख दिया। ठीक है, तो आप इधर से आग भी ताप रहे हो। ठीक है, आग ताप लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, भगोने में आपने पानी रखा, पानी भी आपका गर्म हो गया। पानी गर्म हुआ तो फिर आप नहा के आए और फिर आपको चाय भी पीना था। इसी के ऊपर आपने फिर से चाय भी बना ली और फिर से आपने खाना भी बना लिया। तो क्या हुआ कि वुड आपकी, देखिए, मल्टीपल जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, चाय अगर आप चाय बना रहे हो, पानी, गर्म पानी कर रहे हो, ठीक है, तो जो पानी है, ठंडा ठंडा हमारे पास पानी है, वो गर्म कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी ले रहा है, तभी तो ये गर्म हो रहा है। ठीक है, उसको एनर्जी दे कौन रहा है, हीट एनर्जी वो ले रहा है। तो और हीट कहाँ से आ रही है, वो वुड से आ रही है। जब आप वुड जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, तो क्या हो रहा है, उससे एनर्जी, हीट जो लिबरेट कर रही है, वो पानी में एब्जॉर्ब कर रही है, उससे उसका तापमान बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्या है, कोल। ठीक है, वुड तो हम लोग अपने डोमेस्टिक यूज़ में वुड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वुड। ठीक है, आपने कोल भी देखा होगा, डोमेस्टिक यूज़ में कोल और वुड हम लोग लगभग बराबर ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन कोल का सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे कोल बहुत भारी मात्रा में, टन टन में कोल यूज़ हो रहा है। टन समझते हैं ना? ठीक है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1000 किलो। ठीक है, एक एक ट्रक। ठीक है, एक ट्रक में आप लोग जान रहे होंगे लगभग 33-35 टन आ जाता है, एक एक ट्रक कोयला। एक ट्रक से भी बहुत ज़्यादा कोयला कहाँ पे यूज जाता है, हमारे पूरे इंडस्ट्रीज में कोयले का बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ में हम लोग कोयला इतना ज़्यादा तो नहीं यूज़ वो करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कोयले का बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डोमेस्टिक यूज़ में हम लोग कोयला भी यूज़ कर लेते हैं, वुड भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कोयला जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपने भाई क्या किया, सुबह उठा, ठीक है, ठंडी का मौसम था, सुबह उठा, लकड़ी जलाया, आग तापे, पानी से नहाए, वो हुए। अब क्या करना है आपको, आपको अपने कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, लेटर से आपको स्कूल जाना है। ठीक है भाई, स्कूल जाना तो था, बहुत अच्छी बात है, आप स्कूल गए पढ़ने के लिए, ठंडी का मौसम था। लेकिन जब पिताजी बाइक निकालते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो, इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है, अब क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, सबसे पहले वो पेट्रोल पंप जाते हैं और, ठीक है, पेट्रोल पंप जाते हैं और फिर वहाँ पे क्या भराते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। तो पेट्रोल भरवाना क्यों ज़रूरी है, आपकी बाइक भी तो है, बाइक भी तो चलेगी। ठीक है, अगर बाइक चलेगी तो इसकी बाइक की एनर्जी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है, बाइक को एनर्जी कौन दे रहा है, कौन सा ऐसा वस्तु है जो बाइक में एनर्जी, जब टंकी फुल रहती है तो आप बिना सोचे समझे 50-50 किलोमीटर अपने गांव, शहर से अपने गांव चले जाते हो और वापस भी आ जाते हो। लेकिन जब टंकी खाली हो जाती है, आपको पता लग जाता है टंकी खाली होने वाली है, तो आपको डर रहता है कि नहीं भाई, अब तो मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम इज द नेक्स्ट थिंग, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर ऑटोमोबाइल्स। सारे ऑटोमोबाइल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो कार हैं, बस हैं, ट्रक हैं, ठीक है, ट्रक हैं, इवन ट्रेन्स, और प्लेन्स, जो भी है ट्रेन्स एंड प्लेन्स, सब क्या है, पेट्रोलियम पे निर्भर है। ठीक है,
ट्रेन्स आजकल तो इलेक्ट्रिक का आ चुका है, लगभग 20-25 साल पुराना है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करने लगे। बस इलेक्ट्रिक बसेस देखिए हर तरफ चलने लगी। इवन गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिक बसेस बहुत अच्छा चल रही हैं, ठीक है। पिछले 1 साल में पिछले 1 महीने में काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस ऑलमोस्ट हमें हर रूट पे दिख जाती हैं। लगभग 20 से 25 इलेक्ट्रिक बसेस दिख रही है। इवन बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई में इलेक्ट्रिक बसेस बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं, ठीक है। अब पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। तो आप तो स्कूल चले गए, लेकिन आपको स्कूल से वापस आएंगे और भूख लगी रहेगी, आपको खाना भी खाना है। तो यहाँ पे हम लोग की गैस में जो हमारा एलपीजी होती है, वहाँ से हम लोग खाने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आपको पता लगा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और कितने कितने ऐसे ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट करेंगे और क्या ऐसे प्रोडक्ट्स सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारी हीट हमारी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो हीट हमें कौन कौन से सब्सटेंस दे सकते हैं, वो दे सकता है, कोयला दे सकता है, पेट्रोल अगर जलता है तो उससे भी डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये सब हमारे रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो भी होंगे वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका रिन्यूएबल, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। आप देखिए रिन्यूएबल कैसे बनना है, रीन्यू, जो कि वापस से आप नया कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एंड दूसरा है, इसको हम लोग रिन्यूएबल को हम लोग नॉन कन्वेंशनल भी कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल, नॉन, इस पेन का वो थोड़ा छोटा कर, साइज थोड़ा छोटा कर देते, बहुत बड़ा हो रहा है, हो रखा है 2 का हो रखा है। चलिए इसको छोटा करके थोड़ा सा पतला पेन बनाएंगे ना, ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट, हाँ ये वाला साइज चूज़ कर लेते हैं, ओके। हाँ, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। और सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है आपका नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन रीन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। रिन्यूएबल ऐसा क्या है, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, एक मिनट, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इसकी अनलिमिटेड सप्लाई है, ठीक है। अनलिमिटेड, बहुत ही भारी मात्रा में है, ठीक है। अनलिमिटेड। नॉन रिन्यूएबल, जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है। विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड सप्लाई लिमिटेड, ठीक है। इसकी जो सप्लाई है, यानी कि कितना क्वांटिटी है, वो लिमिटेड है, लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। तो 2 टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी आप देखिए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम लोग नॉन कन्वेंशनल कहते हैं, और नॉन रिन्यूएबल को हम लोग कन्वेंशनल भी कहते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेंशनल भी कहेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसमें देखिए आपकी क्या क्या आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आएगी आपकी, ठीक। वेव एनर्जी आएगी, ठीक है। टाइडल एनर्जी आएगी, सोलर एनर्जी आएगी, बायोमास एनर्जी आएगी, जियोथर्मल एनर्जी आएगी, और विंड एनर्जी आएगी। ये सब आपका किस में आएगा, हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ये सब किस में आ रहा है आपका, ये सब जो भी चीज़ मैंने बताया है वो सब आपका आ रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं। हाँ, अब नॉन रिन्यूएबल में यहाँ पे देखिए नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल हमने क्या बताया था, फिर नॉन रिन्यूएबल को आप कन्वेंशनल भी कह सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल इसको हम लोग कन्वेंशनल कहेंगे, कन्वेंशनल, और इसकी लिमिटेड सप्लाई होती है, एक मिनट, लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई, ठीक है।
एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इट कांट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। बार बार हम इसको सप्लाई नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार आपने यूज़ करके खत्म कर दिया, फिर इट विल टेक मिलियंस ऑफ द ईयर अगेन टू बी अबेंडेंट, उसकी सप्लाई वापस से क्रिएट होने के लिए। इसमें क्या क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल में आपका कोयला आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, गैस आ जाएगा, ये सब आपका क्या आ जाएगा, कोल ऑयल एंड गैस, ये सब आपका आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। किसमें आएगा, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑयल, कोल, ऑयल में पेट्रोलियम है, ठीक है। और जो भी पेट्रोलियम ऑयल है, क्रूड ऑयल आप कह सकते हैं, क्रूड ऑयल टोटल, ठीक है, वो सब आ जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल में, ठीक। एनर्जी रिक्वायरमेंट में कोयले का बहुत बहुत ज़्यादा यूज वहाँ होता है इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम का भी यूज सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और ये एलपीजी, नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, ठीक है, सीएनजी, और भी जो भी नेचुरल गैसेज हैं, वो सब क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और क्या होगा कि धीमे धीमे वक्त के साथ इसके जो आई मीन जो वक्त के साथ ये लिमिट, मतलब अवेलेबिलिटी इसकी और कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की, कि हमें तो पता लग गया कि भाई एनर्जी सोर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया भाई, वेट वेट वेट, थोड़ा सा, हाँ, हमें ये तो पता लग गया कि एनर्जी सोर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये पता करेंगे कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। गुड सोर्स ऑफ फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक। क्या क्या कंडीशन है, एक मिनट, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है, कलर चेंज करके येलो पे आ जाते हैं, ओके। क्या क्या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, क्या क्या कंडीशन को फुलफिल, डिजायर्ड क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी आप कुछ भी है, उसकी आपकी डिजायर्ड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अवेलेबल इजली, इजली अवेलेबल होने लगे, ठीक है। जैसे एलपीजी है, और तो अब जैसे जैसे पेट्रोल ही है, ठीक है, या कोल ही है, ठीक है। मैं आता हूँ डिज़ायर्ड क्वालिटी पे भी आता हूँ, ठीक है। जैसे कि वुड, ठीक है, इस यहाँ पे मैं ब्लैक पेन यूज़ करूँगा, और उस पर मैं ओके ब्लैक ले लेते हैं, ओके। वुड, कोल एंड एलपीजी, देखिए क्वालिटी क्या होती है, जैसे कि आप खाना तो वुड पे भी बना सकते हो, ठीक है, खाना तो आप कोल पे भी बना सकते हो, बट इन तीनों में सबसे बेटर कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सबसे बेटर है, ठीक है, एलपीजी है, क्योंकि ये स्मोक कम देगा, ठीक है, खाना भी जल्दी बनेगा, ठीक है, और इजी टू यूज़ है, ठीक। बट वुड में देखो, वुड आपको स्मोक भी ज़्यादा देगा, ठीक है, खाना भी देर में बनेगा, सिमिलर इज द प्रॉब्लम विद द कोल, ठीक है, कोयले के साथ भी यही दिक्कत है। तो आई थिंक आप लोग जो भी अभी क्लास 10 से होंगे, वो मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है 15 साल के होंगे, 14-15 साल के होंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी ईयर ऑफ बर्थ होगी 2005 के बाद की होगी, मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक। बट अगेन अगर आप अपने दादी या मम्मी के अपने बचपन के बारे में, अगर आपकी दादी अलाइव हैं तो उनसे पूछो कि जब वो लोग अपने बचपन में थी तो वो लोग किस पे खाना बनाती थी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम लोग वुड पे या कोयले पे या काउ डंग होता था, उस पे हम लोग खाना बनाते थे, ठीक है। तो एक टाइप का एडवांसमेंट हुआ है कि हम लोग वुड पे आए, ठीक है, मतलब 40s to 60s की बात थी कि इवन 80 वुड पे खाना बनता था, ठीक है। फिर 60s to 80s में थोड़ा बेटर क्वालिटी कोल में आ गए थे, फिर ऑलमोस्ट 90s के बाद, 90s एंड 2000 सॉरी 1990 के बाद एलपीजी स्टार्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ था, मतलब डोमेस्टिक के घरों में एलपीजी लगना ज़्यादा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एलपीजी इज़ अ बेटर, मतलब डिज़ायर्ड क्वालिटी मुझे मिल जाती है और ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। एलपीजी आज के डेट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, ठीक, और प्रेजेंट इन अबेंडेंट क्वालिटी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गुड सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा होना चाहिए जो जिसका
जो अवेलेबल मतलब क्वांटिटी बहुत मतलब एबंडेंट क्वांटिटी में वो अवेलेबल भी हो, ठीक है, वो सब हमारे एक बहुत ही अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाएगा। एसेसिबल विद अवेलेबल टेक्निक्स, ठीक है। अभी आप लोग जानोगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मुझे हम लोग को पता है कि वो बहुत ही अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी है, और अगर हम लोग उस पर वर्क करें तो आई मीन वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर सकते हैं और हमारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग उस टेक्नोलॉजी को ही पूरी तरीके से विकसित नहीं कर पाए हैं कि उसका हम लोग कॉमर्शियल यूज़ कर पाएँ। या कॉमर्शियल यूज़ का मतलब होता है कि जैसे कि समझ लीजिए आपको अभी आपको लेट अस से 1 कप चाय बनाने के लिए लेट अस से या समझ लीजिए 1 किलो चावल बनाने के लिए, ठीक है, आपको एलपीजी से 10 मिनट लगता है, और आपका आपका रेट जो आता है 1 किलो चावल बनाने का वो 5 रुपये आता है, ठीक है। समझ लीजिए आप इंडक्शन पे बनाते हैं, जैसे कि आजकल आ गया इंडक्शन, तो इंडक्शन पे भी अगर आप 1 किलो चावल इंडक्शन पे बनाते हैं तो लेट अस से आपको समय में 15 मिनट लगता है, और ये आपको 20 रुपये का कॉस्ट करता है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली एलपीजी को ही चूज़ करोगे क्योंकि ये सस्ता भी है और कम समय भी लगता है, ठीक है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर टेक्निक्स जैसे कि बहुत सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स आ चुके हैं, हाई हाई इंजीनियरिंग हाई एंड इंजीनियरिंग के कई हमारे पास प्रोसेस आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग उसको अभी कॉमर्शियल यूज़ में नहीं ला पा रहे हैं। तो बट इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, एक समय क्या होगा कि एलपीजी का या डिफरेंट का प्राइसेस बढ़ जाएगा, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग इवन रिसर्चेज भी चल रही हैं, तो बेटर टेक्निक्स तो आपको अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। लेट अस से कि जैसे सोलर था, तो सोलर तो हम ऑलमोस्ट बहुत सालों से सोलर 5 बिलियन ईयर्स से मैं मतलब जानता हूँ कि सन है तो वो राइज कर रहा है, तो सोलर सोलर एनर्जी हमारे पास अबेंडेंट थी, बट आप लोग अभी देख रहे होंगे कि पिछले 5 या 10 सालों में उस पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है, और वो क्या हो गया, मेन स्ट्रीम में सोलर सोलर एनर्जी को हम लोग यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। तो हम हमारे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अवेलेबल होनी चाहिए, अबंडेंट क्वालिटी में हो, ठीक है, आप उसको प्रॉपर टेक्निक से उसको हार्नेस कर पा रहे हो या इसको यूज़ में ले पा रहे हो, वो भी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, कंफर्टेबल टू यूज़ होना चाहिए, पॉल्यूशन ना दे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पॉल्यूशन ना दे, जैसे कि वुड है वो बहुत सारा पॉल्यूशन दे रहा है, उसके उसके रेस्पेक्ट में एलपीजी बहुत कम पॉल्यूशन दे रहा है, तो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम वुड टू एलपीजी। बट बहुत बहुत सालों में क्या होगा कि एलपीजी से भी हम लोग सिर्फ सोलर या किसी बेटर प्रोडक्ट की तरफ हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, बट इट्स द मैटर ऑफ टाइम, ओके। वर्क्स फास्टर, क्योंकि आज के समय में हम वर्क्स फास्टर, नॉट टू मच एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारे एक बिहेवियर के चीज़ों को बताता है कि अगर फास्टर है तो तब आपको अच्छा लगेगा, हाँ भाई जल्दी खाना पक जा रहा है, ठीक है। अब 1 किलो चावल बनाने के लिए जैसे कि 20 रुपए लग जाता है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। इजी टू स्टोर, ऐसा भी नहीं कि भाई आजकल 1000 स्क्वायर फीट में तो मकान ही हो रहा है, और 500 स्क्वायर फीट में आपका एक प्लांट बैठाने की मतलब कोई लेट अस से कि कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको सिर्फ अपना 500 स्क्वायर फीट चाहिए, तो नहीं, मतलब आप घर में उसको स्टोर कर सको, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर सको, इधर से उधर अपने जा सके, रीयूजेबल इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो उसको हम लोग रीयूज कर सके, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सब हमारे हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी हम लोग किसी एक को पकड़ते हैं और उसमें से एक दो चीज़ को मतलब लेट अस से कि अभी हम लोग का क्या चल रहा है, एलपीजी चल रहा है और पेट्रोल चल रहा है, तो हम दोनों में देखते हैं कि भाई क्या क्या हुआ, क्या डिज़ायर्ड क्वालिटी है, एकदम अच्छी है, ठीक है। एलपीजी से आपका खाना बनता है और पेट्रोल से आपका गाड़ी चल रहा है, और वो भी एकदम बहुत स्मूथली चल रहा है, सालों से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इजली अवेलेबल है, एकदम है। एलपीजी भी इजली अवेलेबल है, बुकिंग पे आपका एलपीजी घर में आ जाता है, ठीक है। और पेट्रोल भी आपको हर 5-10 किलोमीटर पे आजकल पेट्रोल पंप मिल जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट इन अबंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी मैं इस पे नहीं कह सकता हूँ कि अबंडेंट क्वांटिटी है, बट ठीक है,
प्राइसेस इसमें बहुत बहुत बढ़ रही है। आपको भी अगर पता होगा, पिछले 2 सालों में पेट्रोल ऑलमोस्ट 100% राइज हो गया है। और एलपीजी जो है, एक मिनट मैं रब कर देता हूँ, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। एलपीजी जो है 30-40% राइज कर चुका है पिछले 2 सालों में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एबंडेंट क्वांटिटी तो नहीं है, बट रिसर्च हो रहा है कि हम लोग बेटर फ्यूल्स को यूज़ कर सकें। ओके, ठीक है। कन्वीनियंट, कंफर्टेबल टू यूज़, एकदम नॉन पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन देता है, बट अगेन हम लोग की अपनी अपनी राइट नाउ प्रेजेंट में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग इसी से फुलफिल करते हैं। ठीक है, फास्टर वर्क करता है, एकदम सही बात है, नॉट टू मच एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव है, बट अगेन हम लोग को वर्क भी तो करना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, जो भी अभी देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जो भी अभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वही क्या है, हमारे फ्यूल्स हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी वही क्या होगा, हमारे फ्यूल्स हो गए। फ्यूल्स मतलब होता है ईंधन। ठीक है, ईंधन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि आप मोटर बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए पेट्रोल आपका फ्यूल का काम, क्योंकि उसको चलना चाहिए ना। ठीक है, जनरेटर चला रहा हूँ तो डीजल आपका फ्यूल फ्यूल होगा। ठीक है, पेट्रोल आपका, मोटर बाइक में पेट्रोल इज अ फ्यूल। ठीक है, जनरेटर में डीजल या पावर, कुछ इंडस्ट्री में कुछ चला रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में। ठीक है, हीट की रिक्वायरमेंट है, तो आपका कोयला क्या होगा, एज ए फ्यूल का काम करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि फ्यूल्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये आप देखिए, कोयले का, कोयला है, पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी एज अ फ्यूल हम लोग वर्क करते हैं। गर्मी लग रही है तो भाई पंखा चला दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहा है, तब जा करके आउटपुट में हमें एनर्जी मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट लेटेस्ट, हाँ, यहाँ पे एक ये चीज़ दिखा रहा है, हर एक फ्यूल दिखा है और उसका एक कैलोरीफिक वैल्यू भी दिखा रहा है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, पहले ये जान लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। ठीक, 1 किलो अगर सब्सटेंस को अगर बर्न करते हो, ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करेगा, जितना, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, कैलोरीफिक वैल्यू हो जाता है। 1 किलो सब्सटेंस को हमने बर्न किया तो जितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट किया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब काउ डंग केक डिफरेंट सब्सटेंस है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को देखते हैं क्या है। काउ डंग केक है, 1 किलो अगर हम काउ डंग केक को हीट करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो कितना क्या इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, 6000 से 8000 किलो जूल, किलो जूल है। ठीक है, 6000 से 8000 किलो जूल है। ठीक, सिमिलरली 1 किलो अगर हम वुड जलाते हैं तो इसका देखो 17,000 से 22,000 किलो जूल, क्या, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यानी कि अगर काउ डंग केक आपके पास 3 किलो है और 1 किलो आपके पास वुड है, तो आप बराबर का खाना बना सकते हो। ठीक है, समझ लो आप कोई खाना बनाने के लिए लेटर से 3 किलो आपको पाउडर केक चाहिए, तो उसी हिसाब में आई मीन उतनी ही एनर्जी 1 किलो वुड देगी, तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, कोयले में देख लो, अगर पाउडर केक से कंपैरिजन कर रहे हो सब कुछ को, तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। कोयला देख लो, कोयला ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, लगभग 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है कोयला। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि वो ज़्यादा आपको क्या दे रहा है, ज़्यादा आपको हीट दे रहा है। पेट्रोल देख लो, 1 किलो पेट्रोल, 1 किलो काउ डंग केक, यानी अंगीर मतलब गोबर, ठीक है, सुखा करके उसको भी यूज़ करते हैं, तो ऑलमोस्ट 8 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है काउ डंग केक। पेट्रोल 8 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है, केरोसिन काउ डंग केक के मुकाबले 8 टाइम, और कोल के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो आप यहाँ से पर हर एक सब्सटेंस की, पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बराबर है। तीनों का इफेक्टिवनेस या मतलब कैलोरीफिक वैल्यू आप कह सकते हैं, 1 किलो पेट्रोल ले लिया, 1 किलो केरोसिन ले लिया, 1 किलो डीजल ले लिया, सब में 45,000 किलो जूल आपको एनर्जी मिलेगी। मीथेन में आप 1 किलो मीथेन में आपको 50,000 किलो जूल मिलेगी। मीथेन, CNG एंड LPG ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, अब बायोगैस में यहाँ पे देख लीजिए आपको 40,000, बट यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन में आपको कितनी मिल रही है, 1,50,000, 1 किलो में आपको मिल रही है 1,50,000। ठीक है, बट
ये सब क्या है, ये सब जो भी टेबल बताया गया है वो कैलोरीफिक वैल्यू की बताई गई है। ठीक है, कि 1 किलो आप सब्सटेंस को अगर वो करते हैं, मतलब बर्न करते हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये सब गुड फ्यूल है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1 किलो सब्सटेंस जलाएंगे, जितना आपके पास जितना ज़्यादा हीट होगा उतना तो आप उसको इफेक्टिव यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो 1 किलो सब्सटेंस जलाएं तो जिसका जितना हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो उतना बेटर फ्यूल है। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, ऐसा ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर फायर कैचेस फायर, मतलब आग लगती है उसमें, वो हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए पेपर है, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लेटर से मान लेते हैं कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड है लेटर से। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मैच स्टिक को पेपर के पास ले गए और तुरंत 1 सेकेंड में इसको हटा दिए तो पेपर तुरंत जल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप 5 से 6 सेकेंड वेट करते हो। क्या होता है कि पेपर का टेम्परेचर उसी मैच स्टिक के टेम्परेचर अगर 150 से ऊपर पहुँच जाता है तभी वो पेपर में आग लगेगा। तो वही है मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस minimum temperature at which the substance catches fire, minimum temperature at which substance catches fire, at which substance catches fire, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका catches fire, वो आपका क्या हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट आपका बहुत कम होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट क्यों क्यों कम होना चाहिए कि अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो किसमें चली जाएगी, वो जो मॉइस्चर है उनको इवेपोरेट करने में चली जाएगी। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा तो आपका अच्छे से जलेगा। ठीक है, आप उसकी कैलोरी मतलब उसकी जैसे कि समझ लीजिए भीगी लकड़ी और सूखी लकड़ी है, तो ठीक है, तो भीगी लकड़ी आपको मालूम है उतने अच्छे से नहीं जलेगी एज कम्पेयर टू सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी अच्छे से जलेगी और बुझेगी भी नहीं, और आपका क्या होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। ठीक है, लो कंटेंट ऑफ नॉन कम्बस्टिबल मैटर। ठीक है भाई, जो जो चीज़ जल नहीं सकती है वो कम कंटेंट में होना चाहिए, जो चीज़ जल सकती है वही ज़्यादा कंटेंट में होना चाहिए। ठीक है, और इन केस ऑफ सॉलिड फ्यूल द एज कंटेंट शुड बी लेस। ठीक है, उस जैसे कि एंड साइज शुड बी यूनिफॉर्म। जैसे कि कोयले को जलाने के बाद राख बन जाता है तो राख कम बननी चाहिए, तो वो उसको हम लोग अच्छा फ्यूल मानते हैं। ये सब अच्छे फ्यूल में है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडली अवेलेबल इन बल्क इन लो कॉस्ट, भाई ऐसा नहीं है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो बल्क में आपको सस्ती पड़ेगी तो अच्छा अच्छा ईंधन माना जाएगा। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन शुड नॉट बी हार्मफुल। ठीक है, आपने जलाने के बाद जो भी गैसेस निकल रही हैं वो हार्मफुल गैसेस ना हो। ठीक है, ऐसी गैसेस हो कि मतलब एनवायरनमेंट में जाए तो बहुत लेस हार्म प्रोड्यूस करे। कंबशन शुड बी इजीली कंट्रोलेबल। ठीक, ऐसा नहीं कि आपने जलाया और अनकंट्रोल्ड कंबशन होगा। जो भी कंबशन है, जो भी जलना बुझना है, वो हम लोग कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हम लोग इसको अपने पर्पस के लिए जला रहे हैं, और हम लोग का कोई ऑब्जेक्टिव है, खाना पकाना, हाथ से कुछ भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो बस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करनी चाहिए। इट शुड बी सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आई थिंक हमारा वीडियो यहाँ पे इस लेक्चर का वीडियो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी के सेकेंड पार्ट को भी नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखते रहेंगे। ठीक है, तो पर्पज़ ये है कि आप लोग क्लास में जब भी आइए तो प्रिपेयर करके आइए, और वीडियो देख करके आइए, और घर पर भी जाइए तो वीडियो देख लीजिए, और जो भी डाउट रहता है वो हम लोग आपको अच्छे से सॉल्व करेंगे क्लास में। थैंक यू। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।